जी, तो now we'll be discussing the trends of anions across period 3, and the same trend can be followed by period 4 as well, or period 5 or period 2. So anions are negative ions, and remember that anions are larger than their atoms. जैसे कैटाइंस जो हैं वो स्मॉलर देन देयर एटम्स होते हैं, एनाइन कोई भी हो, -1, -2 या -3, ऑल एनाइंस आर लार्जर देन देयर एटम्स, अपने एटम्स से वो बड़े साइज के होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जब एटम गेन करता है तो ना तो वैलेंस शेल लॉस होता है, ठीक है जी, तो ना ही प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो जाता है। अब जब वो एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करता है। उसके आने से पहले भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें रिपल्शंस थी, लेकिन वो एक चूंकि अगर सपोज क्लोरीन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके उसके साइज को बड़ा करके तो अपनी रिपल्शन को कम किया होता है उन्होंने। तो जब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, 8th इलेक्ट्रॉन, तो वो जो 8th इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन कॉज करता है। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन और वो जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा और दूर हटते हैं एक दूसरे से। तो जब वो दूर हटते हैं तो एटम का जो साइज है वो थोड़ा सा ये नहीं कि ये थोड़ा सा एक्सपैंड करता है अपने आप को जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है, और ये थोड़ा सा खुल जाता है, एक्सपैंड होते हैं, और इस तरह एनाइन का जो साइज है वो अपने एटम के साइज से बड़ा हो जाता है। तो इस रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए, विच इज कॉज्ड बाय अनदर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फॉर फास्फोरस और सल्फर, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं वो रिपल्शन कॉज करते जाते हैं, और उस रिपल्शन को कम करने के लिए जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, आउटर मोस्ट शेल को एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स एटम। एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स एटम। सर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ज्यादा एक्सपैंड करके, मतलब जैसे हम कहते हैं ना शेल्स के एनर्जी लेवल होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब एनायन एक्सपैंड करके किसी और एनर्जी लेवल में चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता, एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, जाहिर बात है जब साइज थोड़ा सा बढ़ेगा तो थोड़ी सी एनर्जी का डिफरेंस भी आएगा उसके अंदर, जाहिर बात है उसमें स्ट्रेन आ गई थी, रिपल्शन आ गई थी, तो थोड़ा सा वो अपनी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पीरियड अगर आपका सेकंड शेल है तो वो सेकंड से थर्ड शेल बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जाहिर बात है वैलेंस शेल है, अगर वो थर्ड शेल है उसने थर्ड वैलेंस शेल ने थर्ड ही रहना है, ठीक है, उससे आगे तो कोई शेल नहीं ना है, वो थर्ड ही जी सर। रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बिल्कुल एक्सपेंशन की वजह से उसकी एनर्जी में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फोर्थ शेल की एनर्जी पे पहुंच के तो थर्ड शेल के अंदर रहेगा ही नहीं और फोर्थ शेल बन जाएगा, वो थर्ड ही रहेगा, बट थोड़ा सा अपनी साइज को बड़ा कर लेगा। तो ये चीज क्लोरीन के अंदर, अब हमने ये तो देख लिया कि एटम। जी आपकी राइटिंग नहीं समझ आ रही। जी बेटा। सर मुझे मैंने आ कहा रही आपकी है। आपकी राइटिंग नहीं समझ आ रही। जी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स गेन इन द वैलेंस शेल कॉजेज रिपल्शन with already present electron in the valence shell. Valence shell radius increases to decrease repulsion. तो बेहतरीन हो सर गई। आ रही हाँ, सर समझ आ रही है, ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है। increase valence shell radius increase to decrease the repulsion, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एनाइन का अपने एटम से फर्क। अब हमने तो पीरियड 3 में स्टडी करना है, तो हमारे पास ये 3 एनाइंस बनते हैं, P-3, S-2 और Cl-1। इनके साइजेस में क्या फर्क है, तो वो उनके इलेक्ट्रॉन गेन आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करवा देंगे। क्लोरीन इज -1, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। सल्फर इज -2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। फॉस्फोरस इज -3, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो यहाँ पे रूल है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ग्रेटर द एनायनिक रेडियस। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतना एनायनिक रेडियस बड़ा होगा।
इसलिए फास्फोरस का साइज सल्फर के नेगेटिव आयन से बड़ा है और सल्फर का नेगेटिव आयन क्लोराइड के नेगेटिव आयन से भी बड़ा है। तो इस तरह से फास्फोरस इज द लार्जेस्ट, देन सल्फर -2 इज स्मॉलर देन फास्फोरस, एंड देन Cl-1 इज इवन स्मॉलर। तो अब मेरे पास ग्राफ में आपके सामने इस सारे जो अभी हमने स्टडी किया, आयनिक रेडियस को अगर स्टडी करें तो हमने ये देखा कि कैटायंस का साइज जो था वो छोटा हो रहा था, और एनायन का साइज भी अगर हम फास्फोरस से क्लोरीन के हो जाए तो वो भी छोटा हो रहा था। लेकिन एनायंस एक अलग लेवल से स्टार्ट होके छोटे हो रहे थे और कैटायंस एक अलग लेवल से, और वो लेवल मैंने यहाँ थोड़ा सा मार्क किया है आपके सामने। अगर आप इसको देखें तो ये हाईलाइटेड एरिया है। सपोज करें यहाँ पर जो है आपके एटम्स थे, ठीक है, यहाँ ये जो साइज है ये एटम का है, पीरियड 3 के एटम्स का साइज है एवरेज। तो कैटायंस का साइज उससे छोटा होना चाहिए था ना, और एनायंस का साइज उससे बड़ा होना चाहिए था। तो इसलिए आपके जो ग्राफ है उसमें आप देख रहे हैं कि कैटायंस जो हैं वो अपने एटम से छोटे हैं, और फिर उनके अंदर फर्दर साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, उसमें साइज फर्दर छोटा होता जा रहा है, सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक में Na+1 +2 +3 +4। तो सोडियम +1 से सिलिकॉन +4 तक साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे थे, प्रोटॉन्स उतने ही थे, और शेल खत्म हो रहा था, एक आउटर मोस्ट शेल, जिससे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। सिलिकॉन के बाद अगला एलिमेंट जो है वो फास्फोरस है। अब फास्फोरस ने एक तो इलेक्ट्रॉन गेन किए और ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, P-3। तो वो एटम से बहुत बड़ा और अपने बाकी दोनों आयन से भी बड़ा, इसलिए वो बहुत ऊपर चला गया, और फिर Cl(S-2) और फिर Cl-2। तो ग्राफ में ये भी नहीं होगा, सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए दिखाया कि ये यहाँ से इधर जंप करता है। तो ये स्लाइटली एस शेप का ग्राफ है। तो इसमें आपको जो है ये एनाइनिक साइजेस जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो एनाइंस का ग्राफ, कैटायन का ग्राफ एक ही के ऊपर हमने देखे। यहाँ वाई एक्सिस पे लेबल क्या किया हुआ है, आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में कैटायन एनायन दोनों इकट्ठे आते हैं अक्रॉस द पीरियड 3। यही ट्रेंड पीरियड 4 में भी आपको दिखाई देगा। Okay, जी, after discussing the trend in ionic radii, now we will discuss the trend in ionization energies. Trend in ionization energy number 1. Trend in ionization energy number 1 across period 3. वैसे you have studied that in the chapter of atomic structure and electronic configuration. तो वहीं से आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे देते हैं। आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है कि पीरियड 3 में या किसी भी पीरियड में जाएं तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जनरली इंक्रीज करती है। जनरली आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, सारी ही इंक्रीज करती हैं। हमने I1 पे अभी फोकस कर रहे हैं। तो I1 जनरली इंक्रीज करती है, और उसका जनरल ग्राफ जो था वो यही था कि अगर आप जो है वो अक्रॉस पीरियड मूव कर रहे हैं तो IE1 जो है वो जनरली इंक्रीज करती है। तो अक्रॉस पीरियड, किसी भी पीरियड में आप मूव करें लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस। बट ये जनरल ग्राफ है।
बट आपको शायद याद हो कि एक स्पेसिफिक ग्राफ भी था पीरियड 3 में भी और पीरियड 2 में भी, और उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन भी आपने की हुई है कि अगर हम सोडियम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, तो सोडियम जो है वो लीस्ट पे है और आर्गॉन जो है वो हाईएस्ट पे होना है। लेकिन जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एल्यूमिनियम में थोड़ी सी डिप कर देती है। एल्यूमिनियम में देयर इज अ स्मॉल डिप। किसी को याद है कि ये डिप किस वजह से आती है? सोडियम से मैग्नीशियम ये तो इंक्रीज करना ही था, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, सर प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, अट्रैक्शन बढ़ गई। लेकिन एल्यूमिनियम में एक स्मॉल डिप आ जाती है, ई सर वो ऑर्बिटल की वजह से। क्योंकि पी यस ऑर्बिटल सर, की वजह से। सर तीनों ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो पी ऑर्बिटल सर जो है वो एक फर्दर अवे ऑर्बिटल फ्रॉम द इंक्रीज। न्यूक्लियस होता है। तो फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होने की वजह से ये जो है एल्यूमिनियम, इसकी अट्रैक्शन जो है वीक हो जाती है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। एल्यूमिनियम से फिर सिलिकॉन और फास्फोरस तक एक रेगुलर ट्रेंड है। सिलिकॉन की और फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फिर बढ़ जाती है, जैसे कि बढ़ना चाहिए क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर फास्फोरस से सल्फर में एक छोटी सी डिप आ जाती है। फिर यहाँ वो स्पिन पेयर रिपल्शन का फिनोमिना आपने पढ़ा था। सर ये इस वजह से नहीं क्योंकि वो दूसरे सबशेल में। बेटा सिलिकॉन से फास्फोरस से सल्फर, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो S2P3 होती है, लेकिन सल्फर की कन्फिगरेशन S2P4 होती है। P4 में स्पिन पेयर रिपल्शन का फिनोमिना आ जाता है। वैसे भी इसमें P3 जो है वो हाफ फिल्ड है, तो वो स्टेबल है। P4 वाला जो है स्पिन पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को ज़्यादा लेने के लिए, हाफ फिल्ड होने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन रेडीली लूज करता है, मोर रेडीली लूज करता है देन फास्फोरस। फिर क्लोरीन और आर्गॉन सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये आपने पहले से ही पढ़ रखा था, मैंने उस ट्रेंड को भी आपके सामने इसमें ऐड कर दिया।